नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत करौसिया और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, आया राम और गया राम। आया राम और गया राम वाली कहावत इस समय फिट हो रही है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। एक पार्टी का पॉलिटिशियन छोड़कर जाता है, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, दूसरी पार्टी का छोड़कर जाता है, तीसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो कभी कभी एज ए पब्लिक हमारे मन में सवाल उठता है कि ये पॉलिटिशियंस जिसको हम किसी आइडियोलॉजी के तहत चुनकर भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते हैं, और ये दूसरी आइडियोलॉजी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो एज ए पब्लिक हम भी सोचते हैं कि यार ठग गए, हमारे साथ हमारा वोट जो है ठगा गया, या कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ एज ए जनरल पब्लिक हमें लगता है। और साथ ही ये भी लगता है कि ये जो पॉलिटिशियंस इधर से उधर और उधर से इधर होते हैं, तो क्या इसके लिए कोई रूल्स हैं क्या, या कोई ऐसा कानून बना है क्या जो इनको एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से उनको प्रिवेंट करे। और साथ ही ये पॉलिटिशियंस कभी कभी इंस्टेबल भी कर देते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को, तो क्या इसके लिए भी कोई लॉ है क्या, ऐसा कोई रूल है जिससे इनको रोका जाए? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक लॉ है हमारे इंडियन सिस्टम में, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में लाया गया था। कैसे लाया गया था? संविधान संशोधन करके लाया गया था। 52वां संविधान संशोधन किया गया था। तो 52वां संविधान संशोधन करते हुए इसमें 10वीं अनुसूची डाली गई थी और ये बिल लाया गया था जिसका नाम था एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसके प्रोविजंस क्या थे? इसके प्रोविजंस ये थे कि देखिए, मैं आपको दो चीज़ें पहले क्लियर कर देना चाहूँगा। एक होती है पॉलिटिकल पार्टी, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, और दूसरा टर्म होता है लेजिस्लेटर पार्टी। तो लेजिस्लेटर पार्टी क्या है? मान लीजिए लोकसभा में 200 कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के। तो वो 200 कैंडिडेट्स जो एमपी हैं वहाँ पर लोकसभा में, वो लेजिस्लेटर पार्टी कांग्रेस के मेंबर हैं। अब मान लीजिए कोई भी मेंबर उस पार्टी के अगेंस्ट जाकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ में ये प्रावधान है कि उसकी सदस्यता को रद्द कर सकता है कौन? स्पीकर, या जो भी उस हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, वो उसकी मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो इसके दो कंडीशंस हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर के इन द हाउस। पहला कि अगर कोई स्वेच्छा से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता, अपनी पार्टी छोड़कर, हाउस की बात कर रहा हूँ मैं बाहर की नहीं, अंदर की बात कर रहा हूँ एग्जैक्ट टाइम पे। और दूसरा, मान लीजिए किसी मुद्दे पर उस पार्टी का व्यू कुछ और है, और उसने सभी मेंबर्स को बोला है अपनी पार्टी के कि आपको इस चीज़ को लेकर वोट करना है, और वो मेंबर अपनी पार्टी के अगेंस्ट में जाकर वोट कर देता है, तो उस कंडीशंस में भी उसकी क्वालिफिकेशन रद्द हो जाती है और डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो दो कंडीशन है। पहला कि अगर वो स्वेच्छा से पार्टी चेंज कर देता है, या वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट में वोट कर देता है। अच्छा, तो इसके एक्सेप्शंस भी हैं क्या? इसके अपवाद भी हैं क्या? अपवाद हैं इसके। अपवाद क्या है कि अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में से किसी पार्टी के 2/3
2/3 मेंबर्स अगर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो पार्टी के जितने भी मेंबर होंगे वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो ये प्रावधान पहले यही प्रावधान 1/3 का था कि मेंबर्स अगर अलग हो जाते हैं, अलग ग्रुप बना लेते हैं तो भी उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। फिर 2003 में अमेंडमेंट हुआ और उसके तहत इसको 2/3 कर दिया गया नंबर को। अगर कोई लेजिस्लेटर या कोई मेंबर अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसका जनता पर क्या असर पड़ता है? उसका जनता पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जनता जो उसे चुनकर भेजती है किसी आइडियोलॉजी के तहत अपने किसी व्यू को लेकर वो उसको वोट करता है, और जब वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो इससे जनता के अंदर उसके प्रति या किसी पॉलिटिशियंस के प्रति विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, जो कि लोकतंत्र में विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज है। ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको लेकर कई एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसेस है और जो प्रोसेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में है तो अध्यक्ष, और अगर असेंबली में है तो विधानसभा अध्यक्ष, तो ये लोग जो प्रोसेस करते हैं डिस्क्वालीफाई करने की, कुछ एक्सपर्ट का मानना ये है कि संसद की बात अगर है तो राष्ट्रपति करे डिस्क्वालीफाई, और अगर स्टेट की असेंबली की बात है तो वहाँ पर गवर्नर करे, राज्यपाल करे डिस्क्वालीफाई, और उसकी प्रोसेस को पूरा करे। किसकी सलाह पर? इलेक्शन कमीशन की सलाह पर। अब आप ही बताइए कि क्या ऐसा होना चाहिए कि स्टेट में गवर्नर हटाए और लोकसभा या पार्लियामेंट या राज्यसभा में राष्ट्रपति हटाए, या उसकी हटाने की प्रक्रिया पूरी करे चुनाव आयोग की सिफारिश पर? आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू, नमस्कार।